नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास 8वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। इस पेपर में से कई सारे प्रश्न हैं वो आपके बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड की परीक्षा में भी आने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस पेपर को अंत तक देखिएगा। कोई भी विद्यार्थी है वो इस पेपर को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इनमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और बिल्कुल जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी के आधार पे मैंने ये पेपर तैयार किया है और सारे लेसन के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो मैंने इस पेपर में लिए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो बिल्कुल इसी बात पे आप सभी लाइक कर दीजिएगा और अपना और अपने ज़िले का नाम है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में 6 हैं वो अवसाद से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो मैंने भी इस पेपर में 6 प्रश्न ऐसे लिए हैं। तो पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ब्रिटिश भारत का इतिहास ये पुस्तक किसने लिखी है? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जेम्स मिल ने। किसने लिखी है? जेम्स मिल ने लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? ब्रिटिश भारत का इतिहास। अगला प्रश्न है नील विद्रोह हुआ था, यानी कब हुआ था नील विद्रोह? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1859 में, ऑप्शन नंबर ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल बादशाह है वो कौन था? बिल्कुल आपको बताना है, अंतिम मुगल बादशाह है वो कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफ़र या फिर शाहजहाँ? बिल्कुल विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा, अंतिम जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफ़र। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 4, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई, यानी कब स्थापित हुई थी वो आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा 1854 में, ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना है वो किसने की थी? विद्यार्थियों स्टार लगा दीजिएगा, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना, एक तो आएगा आर्य समाज के बारे में, अगर आर्य समाज के बारे में नहीं आएगा तो आपको ध्यान रखना है आएगा ब्रह्म समाज के बारे में। इन दोनों में से एक के बारे में प्रश्न पक्का आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो दोनों को आप है ना याद कर लीजिएगा। बाकी आर्य समाज की बात करें साथियों, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है वो मृदा निर्माण का नहीं है? आपको बताना है कि मृदा निर्माण का कारक है वो कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल आप देखिएगा ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है मृदा का गठन, दूसरा है समय, तीसरा है जैव पदार्थ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा निर्माण का कारक है साथियों वो हो जाएगा मृदा का गठन, ये नहीं है, क्योंकि मृदा का तो गठन ऑलरेडी है, तो फिर ये गठन ये कारक नहीं है। बाकी समय लगता है उसमें और जैव पदार्थ से ही मृदा का निर्माण होता है। तो बिल्कुल अपने प्रश्न जो पूछा है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। सुबह मैंने कक्षा 8 का पेपर डाला था, उसमें भी ये प्रश्न था और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये दोबारा लिया है। तो भूमि निम्नीकरण के 2 कारण आपको लिखने हैं। मृदा का कटाव हो जाएगा, वनों उन्मूलन हो जाएगा, ठीक है, बाढ़ हो जाएगा, निर्माण संबंधी कार्य हो जाएंगे, ऐसे कई सारे कार्य है, अत्यधिक पशुचारण हो जाएगा। तो इनमें से ओनली फॉर 2 आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका क्या है? ये आपके राजनीति विज्ञान का प्रश्न है और बेहद ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है खनिज कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल आपको बताना है खनिज कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 देशों के नाम बताने हैं। बिल्कुल आप बताइएगा प्राकृतिक गैस से संपन्न 2 देशों के नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ओके।
अगला प्रश्न है कि उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। जलवायु, मृदा, मौसम, ठीक है। इस तरह से आपको कृषि को प्रभावित करने वाले कारक है, उन सभी के नाम है वो लिखने हैं। और ये भी प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% है ना इम्पोर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को याद कर लेना। अगला प्रश्न है उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों। उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग उन्हें कहते हैं जहाँ पे निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं, यानी कोई वस्तु बनाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, लघु, वृहद और कुटीर उद्योग। तो इस तरह से इनके बारे में विभाजन करके आप पूरा का पूरा उद्योगों के बारे में है वो याद कर लेना, क्योंकि उद्योग से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फिक्स है, एक प्रश्न आने वाला है। तो ठीक है ना, ये सारे के सारे आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है जीवन प्रत्यांशा क्या होती है। जीवन प्रत्यांशा क्या होती है, ये जो आपका आपकी राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसमें से प्रश्न लिया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रश्न को आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है उत्प्रवासी एवं अप्रवासी में क्या अंतर है। उत्प्रवासी किसे कहते हैं और अप्रवासी किसे कहते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है। उत्प्रवासी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, जो यहाँ कोई अपने स्थान पे लोग रहते हैं और यहाँ से कोई बाहर जाते हैं या दूसरे गांव में, दूसरे राज्य में, दूसरे ज़िले में या फिर दूसरे देश में, तो उनको अपन क्या कहेंगे, उत्प्रवासी कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्प्रवासी, यानी अपने जगह से जाना दूसरी जगह पे उत्प्रवासी हो जाएगा। और अप्रवासी किसे कहते हैं, किसी दूसरी जगह से अपने जगह पे आना। मान लो कि आप कोई उदयपुर में रहते हैं और बाहर से कोई आपके उदयपुर में आया है, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रवासी हो जाएगा। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, बिल्कुल आपको बताना है। सरकार के 3 अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल आपको बताना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा अंग कौन सा है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार हैं वो क्यों आवश्यक हैं। बिल्कुल आपको बताना है जो अपन सभी नागरिक हैं, अपने ये जो मौलिक अधिकार है ये क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं और अपने जो मौलिक अधिकार है उनका अपन पालन करते हुए अपन आज़ादी के साथ में देश में रह सकते हैं। मौलिक अधिकार हैं वो हमें क्या देते हैं, स्वतंत्रता वगैरह देते हैं। अगला प्रश्न है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने हेतु किन बातों पर ध्यान रखा गया है। विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके राजनीति विज्ञान की बुक का, और आप सभी हैं इस प्रश्न को याद करके जाइएगा क्योंकि बेहद ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा और संसद यानी लोकसभा के बीच में क्या फ़र्क है, यानी क्या अंतर है। आपको बताना है विधानसभा और साथ ही लोकसभा, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो आप याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, और अपने शब्दों में 2 या फिर 3 वाक्य हैं वो आपको लिखने हैं हाशियाकरण के बारे में। बिल्कुल आपको बताना है हाशियाकरण क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, बिल्कुल बताइएगा अगर आपको आता है तो। औपनिवेशीकरण है वो किसे कहते हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा औपनिवेशीकरण उसे कहते हैं जब एक देश में दूसरे देश के दबाव तथा कुटिल जो नीतियाँ होती है उनके कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा था उसमें क्या बुराइयां थी, ये आपको बताना है, यानी उसमें क्या समस्याएं थी। तो बिल्कुल जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 तरह कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास। और इसमें अपन समस्याओं की बात करें तो उसका कहना था कि यहाँ पे हिंदू तथा मुस्लिम जो तानाशाह है उनका राज चलता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जबकि भारतीय जो इतिहासकार है वो इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश के रूप में नहीं बांटते हैं। वो कैसे बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास, तो इस तरह से बांटते हैं। लेकिन जेम्स मिल ने है वो उल्टा इसको बांटा था। तो ये समस्याएं आपको
बतानी है। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे? बंगाल के नवाब ने व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था कंपनी को, और कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने से नजराने की मांग की थी। इस तरह से आपको लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आपके सामने ऑप्शन है वो अथवा में मिल जाएगा, और अथवा में प्रश्न क्या है कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फ़ायदा हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, कंपनी को दीवानी 1765 में मिल गई थी। फिर उसके बाद में है ना, बंगाल प्रांत में नवाब है वो कंपनी को घोषित कर दिया था, और इससे कंपनी को बड़ा लाभ क्या हुआ था कि यहाँ पे भू राजस्व है वो कंपनी खुद एकत्रित करने का अधिकार उसके पास में आ गया था। और इससे उनके सामने जो समस्याएं थी कंपनी के सामने, जैसे कि धन दौलत की, ब्रिटिश से जो सोना वगैरह मंगवाते थे, वो सारी समस्या है वो ख़त्म हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? बिल्कुल आपको बताना है, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टीपू सुल्तान को है वो खतरा क्यों मानती थी। मैं आपको बताऊं, टीपू सुल्तान को है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खतरा इसीलिए मानती थी क्योंकि टीपू सुल्तान है वो बहुत ही वीर और साथ ही आधुनिक विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे। और साथ ही मालाबार जो समुद्री तट है वो इन्हीं टीपू सुल्तान के राज्य का हिस्सा था, जहाँ से उन्होंने अंग्रेज़ों के व्यापार की वस्तुएं यानी चंदन की लकड़ी, इलायची, काली मिर्च, इन सभी पर क्या लगा दी थी साथियों? रोक लगा दी थी। और टीपू सुल्तान के जो करीबी थे वो कौन थे? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ है वो अपना दुश्मन मानते थे, जबकि टीपू सुल्तान है उनके ये खास थे। और टीपू सुल्तान है वो फ्रांसीसियों की सहायता से ही अपने सेना का आधुनिकीकरण कर रहे थे, इसीलिए कंपनी है वो इनको क्या मान रही थी? खतरा मान रही थी। अगला प्रश्न है, इसी में अथवा में अगला प्रश्न है कि रैयत नील की खेती रैयत है वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियां हैं वो किस तरह से बदली थी? क्योंकि सारी जो कानून व्यवस्था है वो ब्रिटिश की जो महारानी है यानी ब्रिटिश संसद है उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी, नए तरीके के कानून बनाए थे वगैरह, जो भी है वो आपको बताना है। या फिर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास में कौन कौन से कारण होते थे? भाई लड़कियां बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, वो पढ़ेगी तो पढ़ी लिखी होगी तो जल्दी विधवा बन जाएगी, इस तरह के है ना कई सारे कारण हैं वो आपको बताना है, जैसे कि घर का काम नहीं करेगी वगैरह वगैरह, जो भी कारण है वो आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी आपको अंतर स्पष्ट करना है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बीच में। यानी एक साइड में आपको धात्विक खनिज लिख देना है तो दूसरी साइड में अधात्विक खनिज लिख देना है। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या है? धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश है वो नहीं पाए जाते हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, संगमरमर आदि वगैरह, कोयला वगैरह, ये सारे के सारे हैं। धात्विक खनिज होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधात्विक होते हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते। इस तरह से आपको लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आपको ऑप्शन अथवा में मिल जाएगा कि निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में क्या अंतर है। निर्वाह कृषि वह होती है जिसमें किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता है, वो तो हो जाएगी निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह वो हो जाएगी जिसके अंदर किसान है वो वाणिज्य की दृष्टि से खेती करता है, यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से करता है, वो हो जाएगी गहन निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में कोई 4 स्थान को अंकित करना। 7 स्थान हैं साथियों आपके सामने, मैंने 7 स्थान दिए हैं। आपके एग्ज़ाम में 6 स्थानों के नाम आएंगे, उनमें से 4 स्थान आपको जो याद है वो भारत के मैप में भरने हैं। जैसे कि कोलकाता कहाँ पे है, दिल्ली कहाँ पे है, सूरत कहाँ पे है, भोपाल कहाँ पे है, जयपुर कहाँ पे है, लक्षद्वीप है वो कहाँ पे है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है। इस तरह से आपके मैप में आपको भरने पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों ये थे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न हैं ये आपके परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगला पेपर है आपको कौन सी विषय का चाहिए वो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।
तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।